हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज बात करने वाले हैं यार, और बात क्या करने वाले हैं बॉस। चैप्टर आपका ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है, कंसेप्ट सारे आपके कवर हो चुके हैं, मस्त तरीके से आपने काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए होंगे। अब मैं आपके एग्जाम में जो एक अच्छे वाले लेवल के जो क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयरली आ चुके हैं बॉस, उनके डिस्कशन आज मैं करने वाला हूं। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको सारे PYQs भी दूंगा। ओके, आप सॉल्व कर रहे होंगे, आई नो दैट। ओके, बट फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे कहीं ना कहीं हम कंसेप्ट वाइज फंस जाते हैं, या हमसे वो सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा होता है। सो दैट्स व्हाई PYQs जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मेंस के हो सकते हैं, वो नीट के हो सकते हैं, IIT के हो सकते हैं, वो सब कंबाइंड क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत पड़ेगी नहीं। होगी इन अ सिंगल वीडियो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाने वाले हैं, और पूरे चैप्टर का होता है ना एक वेल फिनिश, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो मजा आने वाला है बॉस। ठीक है, तो आज जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो ऑसम प्रॉब्लम होने वाली है, और उनपे जो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो ऑसम होने वाले हैं बॉस। तो आप भी तो ऑसम हो, ठीक है, तो ऑसम क्वेश्चन ऑसम लोग करेंगे। ठीक है, सो आज फोड़ेंगे हम क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर, तो रोटेशनल मैकेनिक्स के जितने भी बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल हैं जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, ऑब्वियसली आज हम उनके डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन देखो, मैं क्या बोलूंगा आपको पता ही है। सो हियर इज द क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको देख लो, आप इसको पढ़ लो। मैं इसका मेन डेटा की बात करूंगा, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है। देखो पता है क्या है, किसी क्वेश्चन को करने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी होता है, उससे दोस्ती यारी करनी जरूरी होती है। ठीक है, तभी वो समझ में आएगा, तभी वो हमें हिंट देगा कि भाई तूने मेरे को ऐसे सॉल्व करना है। यानी अननोन पर्सन से दोस्ती नहीं की जा सकती ना, पहले उससे थोड़ी जान पहचान बनाई जाती है। ओके, तभी फ्रेंडशिप की जाती है कि नहीं बॉस। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को भी पहले ढंग से रीड करना है, उसमें जो डेटा गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको वहां से लेना है, फिर उसका यूज करना है, क्या पूछा गया, फिर कंसेप्ट पे जानना है कि क्या कंसेप्ट वहां पे यूज होने वाला है। सो दिस इज द ऑसम वे, है ना। ये बेस्ट ट्रिक होती है, बेस्ट तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का, कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, फिर उसको अप्रोच कैसे करें न्यूमेरिकल को करने के लिए। ये एक बार आपको करना आ गया तो मजा ही आ जाएगा बॉस, और ये मैं आपको सिखा के रहूंगा, यू डोंट वरी, ये मैं आपको सिखा के रहूंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, मेरी बातें सुन रहे हो, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा, इसको फोड़ते हैं पकड़ के। ओके, सो क्या है सर, जल्दी जल्दी से मैं इसको रीड करता हूं, अपने लिए रीड कर रहा हूं क्योंकि आपने यहां से पढ़ना है। ठीक है, तो उसने बोला एक मास है जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर इन ए सर्कल ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ वेलोसिटी v नॉट एट अ रेडियस ऑफ r नॉट। ओके ओके ओके, द मास इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग व्हिच पासेस थ्रू अ स्मूथ होल। ओके, इन द प्लेन एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको दिख रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, है ना, एंड फाइनली एम मूव इन ए सर्कल विद द रेडियस ऑफ r नॉट बाय 2। ओके, टेंशन को बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद उसकी जो रेडियस पहले r नॉट थी वो कम हो जाती है, यानी हाफ हो जाती है, r नॉट बाय 2 हो जाती है। देन द फाइनल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। वाओ, देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, डायग्राम आपके पास यहाँ पे गिवन है, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं कि एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बेहतरीन कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। तो वो कंसेप्ट मैं आपको अप्रोच करने से होगा, एक ऑसम प्रॉब्लम आप मान सकते हो। ठीक है, तो एक होल है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से मान लो आप, और एक स्ट्रिंग की हेल्प से इस होल में को एक मास को यहाँ पे सर्कुलेट किया जा रहा है, ये मास है m। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक होल ऐसे 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 इमेजिन करो ना, जैसे कि टेबल का सरफेस है, एक होल यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है, और यहाँ से नीचे से इसी के ऊपर एक मास ऐसे ऐसे हम घुमा रहे हैं, हम इसको रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, तो इसी होल में वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होगा, तो 2D में आपने ऐसे ऐसे समझना है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी दे रखी है v नॉट। ओके, आप समझ गए होंगे गाइस, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, आप देख लो, और इसकी रेडियस इनिशियली दे रखी है r नॉट, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ये स्ट्रिंग के साथ अटैच है, और इस स्ट्रिंग में इनिशियल जो टेंशन है वो कितना है, t मान लो आप। ठीक है, कुछ भी मान लो, मतलब t मान लो। तो वेलोसिटी इनिशियल है v नॉट, मास उसका इतना है, अच्छी बात है, रेडियस इनिशियल है r नॉट। अब आप बहुत ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसने बोला है कि जब इसको हम यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे रोटेट करा रहे हो, उसको सर्कुलेट करा रहे हो, सर्कुलर पाथ पे वो जा रहा है, ग्रेजुअली की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है ग्रेजुअली, उसका जो टेंशन है उसको इंक्रीज किया जा रहा है ना, इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है। तो टेंशन को जब आप इंक्रीज कर रहे हो, तो उसकी जो रेडियस है, इनिशियल रेडियस दे रखी है r नॉट, और आफ्टर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली टेंशन उसकी जो रेडियस हो जाती है फाइनल, वो हो जाती है r नॉट बाय 2। ये ही मुद्दे की बात है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कराने के लिए ये अपने सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, यानी इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, जिसकी वजह से सेंटर के अबाउट यहां पर आपने पढ़ा भी होगा, टॉर्क हमेशा जीरो होगा।
ठीक है, टॉर्क हमेशा जीरो होगा, ठीक है, टॉर्क हमेशा जीरो होगा। ये ही इसका कंसेप्ट है, बस यही समझना था, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने इसी चीज पे फोकस करना है कि कंसेप्ट क्या है जिसके हेल्प से मैं क्वेश्चन क्रैक कर सकता हूं। भाई लोग यही तो सीखना है, मस्त मस्त वाली बात तो इसके अंदर यही है, ठीक है। तो यार सर ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और इसमें जो फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रखा है वो तो एक म्यूचुअल टाइप का फोर्स हो गया, इंटरनल टाइप का फोर्स हो गया, तो एक्सटर्नल टॉर्क तो यहाँ कोई भी नहीं है। तो जब टॉर्क जीरो हो जाए, ये एग्जांपल आप याद भी रखेंगे, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या बात कर रहे हो, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। और लास्ट में उसने पूछा है, अब हम बात करते हैं लास्ट में द फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो ना, फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब कब सर, जब उसका टेंशन को ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया और उसकी रेडियस इतनी हो गई, तो जब उसकी रेडियस इनिशियल रेडियस से हाफ हो जाती है तो बताओ उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और काइनेटिक एनर्जी निकालने का तो सीधा सा आपको लॉजिक पता है, हाफ मास तो चेंज होगा नहीं, लेकिन चूंकि उसका रेडियस चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से, ठीक है ना, जो इनिशियल स्पीड है उसकी, ये इनिशियल स्पीड जो दे रखी है वो तो चेंज हो जाएगी ना, वो तो निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी फाइनल, बस वो मिल जाए तो बात बन जाए। वो तेरी तो लाइन बन गई यार, वो मिल जाए तो बात बन जाए बॉस, ठीक है। तो हमारा सारा फोकस रहने वाला है कि यार इसकी रेडियस पहले r0 थी तो वेलोसिटी v0 थी, अब रेडियस r0/2 होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी। अगर वो आ गई तो क्वेश्चन नहीं हो गया हमारा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है लॉजिकली, ठीक है। सो टॉर्क हमने देख लिया जीरो है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो आप सबको पता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है और ये लीनियर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। और एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर मोमेंटम होता था लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में, दैट इज mvr। कूल, ओके। तो इनिशियल क्या होगा सर, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी इंटू उसकी इनिशियल रेडियस, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वेलोसिटी के साथ, ओके वही लेते हैं ना। फाइनल क्या लिखेंगे सर, मास वेलोसिटी फाइनल इंटू उसकी फाइनल रेडियस, हो गया हो गया हो गया। और ये तो कांस्टेंट है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल को आप लिखोगे mv इनिशियल, रेडियस इनिशियल इज इक्वल टू मास वेलोसिटी फाइनल, रेडियस फाइनल, मास से मास कट गया, इनिशियल वेलोसिटी रखी है v0। और धुरंधर खिलाड़ी, अब आपको आंसर नजर आ रहा होगा, आप में से पहले सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो रेडियस कितनी है सर, r0 है। फाइनल वेलोसिटी सर निकालनी है, फाइनल रेडियस कितनी हो गई थी सर उसकी, r0/2, उड़ा डालो तो vf 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v फाइनल आ गई 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ओ तिरिकी, यस तिरिकी, यस तिरिकी, यही तो बात है सीखने वाली बॉस, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी डबल हो जाएगी, है ना, रेडियस के कम होती है फाइनल वेलोसिटी डबल हो जाएगी, ठीक है। और इस वेलोसिटी को यहां पर रख दो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv0 टू v0 का स्क्वायर। सो हियर वी गो, यू कैन सी नाउ 2 to 4 2 कैंसिल, 2mv0 स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। है कि नहीं मस्त क्वेश्चन, मेंस और नीट के लिए मस्त क्वेश्चन है कि नहीं, नीट में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। सो आप देख सकते हो। तो यार आंसर आप चेक कर लेंगे, आंसर आप चेक कर लेंगे 2mv0 स्क्वायर। तो वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था कंसेप्ट को कैसे अप्रोच करें। भाई कंसेप्ट देखा मैंने, जैसे ही मेरे को इसमें कंसेप्ट देखो ना, इस क्वेश्चन, ये तो कैलकुलेशन है, दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हमें अप्रोच करना है, कंसेप्ट के पास जाना है कि जब तक कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा उसके अंदर क्या है, तो हम प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे ना, आगे क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाएंगे ना बॉस। तो यहाँ पे ये समझना था कि टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, उसके हेल्प से फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हो। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देख रहे हो कि कितने मस्त मस्त क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, दिल थाम के बैठने का बॉस, ठीक है, मजा आने वाला है आज। आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाली है, हर चैप्टर को हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले, उसके साथ कबड्डी खेलने वाले और उसको हराने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा है काफी बार रिपीट हो चुके हैं। दैट्स व्हाई ये कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए। मतलब छोटा है लेकिन खोटा है, और मैं हमेशा बोलता हूँ जितना छोटा उतना खोटा, जितना इजी उतना आपको फंसाएगा। क्योंकि इजी क्वेश्चन को करने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक करते हैं। सिली मिस्टेक कभी भी लॉन्ग और टफ क्वेश्चन में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी टफ है। इजी जो क्वेश्चन होता है जो हमसे बहुत क्विकली होने वाला है, वहीं पे हम सिली मिस्टेक कर सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है किन बातों का, वो हम देखेंगे ना। सो हियर इज द क्वेश्चन आप जल्दी से देख लेंगे बॉस। उसने बोला सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, that is 2 kg, okay, and radius 4 cm is rotating about this axis at the rate of 3 rpm। सॉलिड सिलेंडर है, मास दे दिया, रेडियस दे दी और उसकी वेलोसिटी दे दी इनिशियली rpm में, ठीक है। ओके, ध्यान रखना rpm में। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशंस। ओके, टॉर्क निकालना पहली बात।
और जैसे ही आपसे पूछे टॉर्क निकालना है तो मैंने बताया ना आपको, कंसेप्ट को अप्रोच किया करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है उसको अप्रोच किया करो, फिर तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही तो करना है, कैलकुलेशन ही तो करनी है, यही तो सीखना है। तो यार सर टॉर्क पूछा है और वो जो सॉलिड सिलेंडर है वो रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क रोटेशन में होता है आई अल्फा, ऑब्वियस है भाई, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो यही करना पड़ेगा ना, ठीक है। और सॉलिड सिलेंडर है सर, अच्छा सर लेट्स ये एक ऐसा ही ले लो, ऐसे एक सॉलिड सिलेंडर ही है ये, तो ये इस तरीके से, और ये एक्सिस यहां से पास हो रही होगी, आपको फ्रंट से दिखाई देगा, बस ये दिखाई देगा, इस एक्सिस के अबाउट ये लेट्स से घूम रहा होगा, ठीक है। तो इसके अबाउट ये ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है जी। तो इसका जो एक्सिस है इसके सेंटर से पास हो रहा है, और सॉलिड सिलेंडर है चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था याद करो, जो डिस्क का होता है mr²/2, यही होता है सर। तो टॉर्क आ गया देखो mr²/2 इंटू अल्फा, अल्फा क्या है सर, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगुलर एक्सेलरेशन, और यही तो क्वेश्चन है भाई, वो मिसिंग है उसको कैलकुलेट करवाएगा तभी तो उसने क्वेश्चन दिया है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपसे करवाना चाह रहा है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। उसने बोला कि ये जो इनिशियली रोटेट कर रहा है तो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी नहीं है एक्चुअली, आरपीएम में दे रखी है, ठीक है, आरपीएम में दे रखी है उसके रोटेशंस पर मिनट, ठीक है, आरपीएम रोटेशन पर मिनट, यानी आरपीएम मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था, तो जो हमेशा क्या लिखोगे, जब भी आरपीएम गिनो तो एन लिख लो, फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी, तो कितनी है सर 3 आरपीएम, ओके सर सही बात है 3 आरपीएम है सर। तो सर अब क्या करेंगे, तो जब भी कभी गाइस आपको आरपीएम गिवन हो तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस इन रेडियन पर सेकंड, हमें तो रेडियन पर सेकंड चाहिए, तो ओमेगा को जब आप लिखोगे ना, ओमेगा 1 निकालोगे जब इससे, तो आप लिखेंगे 2πn1/60, ये फॉर्मूला मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था, है ना। जो लोग इसको नया देख रहे हैं, बिल्कुल इसको फ्रेश वीडियो के रूप में इसको आप देख रहे हो, तो आप ध्यान से रखना, जब भी कभी आरपीएम यहाँ पे आरपीएम में वेलोसिटी गिवन हो, मतलब फ्रीक्वेंसी मान लो एक तरीके से, तो ओमेगा निकालने के लिए 2πn/60 का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो ओमेगा 1 कितना है सर 2π/60 इंटू n1 कितना है 3, ये चूंकि पर मिनट है ना इसलिए 60 से डिवाइड किया, पर मिनट है ना ये, पर आर रोटेशन, आर मींस रोटेशन पर मिनट है, ये रोटेशन पर सेकंड बनाते हैं इसलिए इसको हम सेकंड बनाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, ओके। सो ये हो गया कैंसिल सर, तो ये 2 आ गया सर, तो π/10 आ रहा है सर, शायद ये होगी रेडियन पर सेकंड, यस यस यस। तो वो एग्जामिनर जो था जिसने क्वेश्चन दिया था उसने बोला तो जरूर कि ये छोटा सा ही तो क्वेश्चन है, अल्फा ही तो निकालना है, बट देखो ये कैलकुलेशन कन्वर्जन उसने करा लिया हमसे, ठीक है। अब बाद में क्या बोल रहा है, ये आ गई ओमेगा 1, उसने बोला द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप, मतलब उसको रोकना है, इस पे एक टॉर्क लगाएंगे, इसको रोकना है, रोकने का मतलब उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो तो चलो नॉन, वो तो पहले उसने दे दी कि रोकना है, तो उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई आफ्टर 2π रेवोल्यूशंस। उसने जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब जो चक्कर उसने काटे होंगे, चक्कर ऐसे या फिर ऐसे, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस उसके दे रखे हैं, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है, वो दे रखे हैं 2π, ठीक है जी। तो एक रेवोल्यूशन मतलब यहां से चला अगर, तो यहां तक एक चक्कर काटने में उसको कितना एंगल कवर करना पड़ेगा 2π, तो कितने रोटेशन किए उसमें इतने, तो टोटल एंगल अगर मैं निकालूं कितना उसने कवर किया होगा, दैट इज 2π इंटू 2π यानी 4π², ये इसका मेन पॉइंट है बॉस, ये इसका अगर हमें कहीं थीटा की जरूरत पड़ेगी तो आपको पता है एक चक्कर में एक रोटेशन में 2π एंगल कवर करेगा, टोटल रोटेशन किए 2π, तो 2π से ही मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितने आ गया टोटल एंगल कितने कवर करेगा 4π², अगर कहीं जरूरत पड़ेगी इसका हम यूज करेंगे। अब देखो हमें चाहिए अल्फा, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है कि नहीं, यस सर पता तो है सर, तो इनिशियल भी पता है, फाइनल भी पता है, और अल्फा निकालना है, और इधर थीटा भी पता है, तो थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। ओ रोटेशन की थर्ड इक्वेशन क्या होती थी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 अल्फा थीटा, यही होती थी ना भाई, ये वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन, ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है यार, तो फाइनल वेलोसिटी तो सर होगी 0, मैंने कहा हाँ। ओमेगा 1 कितना है सर π/10 आई सर, इसका क्या कर दूंगा सर स्क्वायर, तो प्लस 2 अल्फा सर, अल्फा तो निकालना है सर, थीटा कितना सर, थीटा 4π² सर, सो सर एंड सर, तो अब क्या करेंगे सर ओके, सो इसको मैं लिखूंगा π²/10 एंड हियर वी गो, दिस इज 8 अल्फा π², दिस इज कैंसिल आउट, सो दिस इज अल्फा -1/80, तो गाइज अल्फा आपके पास आ रहा है 1/80, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन, तो कितनी कैलकुलेशन करवा ली इसने हमसे, ठीक है ना, ये गलत बात है बॉस, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पे पटकना है, सारी वैल्यूज दे रखी है, आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, इधर कर दूं, चलो
इतने करते हैं। सो टॉर्क आ रहा है आपके पास, मास कितना है भाई, मास कितना दिया है, मास कितना दिया है भाई 2 kg, रेडियस कितनी है सर 4 सेंटीमीटर। सो मास है 2/2, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और अल्फा की वैल्यू आई है, माइनस का मतलब रुक रहा है, रिटार्ड हो रहा है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे 1/80, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में ही आंसर उसने दे रखा है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। सो दिस इज 1/80, तो 2 से 2 कैंसिल, 16 × 10⁻⁴, एंड दिस इज 80, ये हो गया 80, सॉरी 18 नहीं 85 आ गया, ठीक है। तो ये आ रहा है आंसर 5 से डिवाइड करके। अब आप मैच करा लेंगे यार, देखो देखो सीधी सी बात है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक -5 और ऐड कर दूं, -5, -3, -4 में दे रखा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करूं, 10 से इसमें 5 यानी 0.2 लिख सकता हूं मैं इंटू 10⁻⁴, ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना यार, ये 4 ही होगा ना बॉस, यानी 16 होगा, तो ये 5 आ जाएगा, और 1 को 5 से डिवाइड करोगे 0.2 आ जाएगा, और पॉइंट हटाओगे तो -5 होना चाहिए, 2 × 10⁻⁵ होना चाहिए, इसमें तो है ही नहीं, तो मैंने कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, तो मेरे को देखना पड़ेगा। तो क्या गड़बड़ करी है सर आपने, तो क्या गड़बड़, ओ माय मिस्टेक गाइस, माय मिस्टेक। अबे पाई का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, और तुम्हारी भी मिस्टेक, आप बता नहीं रहे हो, ठीक है। कैसे बताएंगे सर, हम कैसे बताएंगे, लाइव थोड़ा ही चल रहा है। ओके, सो पाई स्क्वायर 100 है ना, ये 100 था, सो दिस इज 800, यस 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 यस, तो दिस इज 800, तो एक जीरो और आ जाएगी यहाँ पे, तो 50 होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये 50 बचेगा, तो अल्टीमेटली ये 50 बचेगा ना। तो अगर ये 50 बचेगा, तो यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाएगा 2 × 10⁻⁶, ठीक है, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा ना, तो ये आएगा आंसर फाइनली टॉर्क न्यूटन मीटर में, ठीक है, यही होना चाहिए आंसर आपका, यही होना चाहिए। एक बार आप चेक करें, कैलकुलेशन पे आप ध्यान देंगे बॉस, कैलकुलेशन पे आप ध्यान देंगे, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं, यस यही आ रहा है, सो नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द वे हाउ कैन यू अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ओके, ये आपने ध्यान से देखना है। तो हर क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उस पर फोकस करेंगे, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। थीटा निकालना पड़ा, ओमेगा निकालना पड़े, ओमेगा निकालने के लिए हमें आरपीएम दिए थे, उसको कन्वर्ट करना पड़ा, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। थीटा निकालते कैसे हैं, अगर रोटेशन गिवन होते हैं, तो एक ये हो गया, बाकी तो ये फॉर्मूला हमें याद होता ही है। ओके, सो होप सो आपको फील आ रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करने हैं, तो क्यों नहीं होंगे हमारे क्वेश्चन मस्त तरीके से। ओके भाई लोग, तो एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके एग्जाम में जो पूछे गया, और एक ऑसम प्रॉब्लम, ऑसम कंसेप्ट उसके अंदर जो यूज हो रहा है, वो आप समझ सकते हो यहाँ पे, उसको हम सॉल्व करने वाले, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे कि फर्दर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो उसको इसी तरीके से, इसी कंसेप्ट का यूज करके फोड़ के भी आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सर, क्वेश्चन पढ़ लो सर, कम ऑन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा पढ़ने में टाइम तो लगेगा बॉस, लेकिन मजा आ जाएगा। डायग्राम आपको गिवन है, उसने बोला पॉइंट मासेस M1 एंड M2 आर प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ L। ओके, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, एंड द नेग्लिजिबल मास, उसका कोई मास नहीं है। ओके, द रॉड इज सेड टू बी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, and the position of the point P on this rod through which the axis should passes, so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum is given by, ठीक है, is given by, so that the work required मतलब वर्क हमें चाहिए उस रॉड के अबाउट, उस एक्सिस से जो एक्सिस के अबाउट उस रॉड का जो मूवमेंट हो रहा है, कि वो जो वर्क है वो मिनिमम वर्क है कि वो उसको रोटेशन में रखे ओमेगा नॉट के साथ। तो डायग्राम बनाते हैं, उसी से मजा आएगा, ठीक है। सो ये हियर वी गो, दिस इज द रॉड, एंड यहाँ पे दो पार्टिकल अटैच कर दिए, इसका मास M1 है और इसका मास M2 है, और एक किसी पॉइंट से एक एक्सिस पास करा दी है, और इसके अबाउट सॉरी गाइस, ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा सिस्टम घूम रहा होगा ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ। वो बोल रहे हैं कि इसको मेंटेन रखना है, हमने इसको घुमाते रहना है, मतलब कितना मिनिमम वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम वर्क टू सेट दिस रॉड इन रोटेशन, है ना, विद दिस वेलोसिटी, मतलब ये घूमती रहे, तो हमें कितनी वर्क की जरूरत है कि इसको हम मतलब रुकने ना दे, ठीक है, इस तरीके से समझो। ओके, तो भाई इनिशियली जब ये नहीं घूम रही थी, तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 0 ऑब्वियसली। अब ये घूमना स्टार्ट इसने कर दिया, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, देखो फाइनल एनर्जी होती है हाफ I ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये होगी दोस्त। तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, वो हम निकाल ही लेंगे। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है x, तो ये डिस्टेंस दे रखी है आपको L - x, क्योंकि पूरी रोड की डिस्टेंस है L, ठीक है, इस पूरे की, और ये दो पार्टिकल मास है। ऑब्वियसली बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, इसमें ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके, तो ये हो गया, हाँ सर, ठीक है,
कूल। तो अब क्या करेंगे सर, अब देखो जब भी वर्क निकालना पड़े, इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पे था, एनर्जी जीरो है काइनेटिक, उसकी रोटेशनल और फाइनल हमें पता है, आई हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप देखो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हो, डेल्टा के आप लिख सकते हो K2 माइनस K1 और इनिशियली ये जीरो है, तो वर्क जो भी होगा वो होगा K2 के इक्वल यानी हाफ आई ओमेगा नोट का स्क्वायर। तो वर्क अगर आप ध्यान से देखो हाफ आई ओमेगा नोट का स्क्वायर, इसको फिक्स रखना है, ये कांस्टेंट है और आई यानी वर्क डिपेंड कर रहा है आई पे, अगर आई मिनिमम हो जाए तो वर्क भी मिनिमम ही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही समझना है, यानी हमारा अल्टीमेट पर्पज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमम बनाना, हमारा अल्टीमेट पर्पज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमम बनाना, ठीक है कि नहीं। तो अगर मैंने मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंडीशन निकाल ली, उस कंडीशन पे ही वर्क डन आपका मिनिमम होगा, ठीक है, ठीक है। तो उसने कंडीशन ही पूछी है, उसने कंडीशन ही पूछी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस जो है ये इस रॉड से किस डिस्टेंस से पास हो कि वहां से जब इसका रोटेशन आए वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो, तो उसको रोटेशन में रखने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है वो भी मिनिमम हो। तो हमने क्या करना है, मिनिमम बनाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो अब क्या करेंगे, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट टोटल, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, इसका मास इंटू उसकी डिस्टेंस कितना है सर, एक्स का स्क्वायर, प्लस इस वाले का क्या होगा, इसका मास इंटू उसकी डिस्टेंस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यही होता है। तो अब क्या करेंगे सर, अब इसको मिनिमम करना है, याद करो मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे गणित का रोल एंटर कर जाता है। जब भी कभी किसी फंक्शन को मिनिमम करना हो तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, एक्स, क्योंकि एक्स तो हम चेंज कर सकते हैं ना, एक्सिस यहाँ से भी पास होती है, यहाँ से भी कहीं से पास कर सकते हैं, एल दोनों के बीच में फिक्स रहेगा, एक्स एक वेरिएबल डिस्टेंस है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर कभी भी ये आए कि किसी फंक्शन को मिनिमम करना है तो फॉर आई मिनिमम, यानी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमम करना है तो उसका डेरिवेशन निकाल लो, उसका डेरिवेटिव निकाल लो, उसका डिफरेंशिएशन निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल एंड उसको इक्वल टू जीरो करना है, वहां से एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसी पे आई मिनिमम होगा। बस ये है प्रोसेस, ठीक है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो कितना आएगा 2m1x, ये आएगा प्लस m2 बाहर रखो, इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो इसकी पावर का करते हैं पहले, तो पावर का करेंगे सर, ठीक है। तो पावर आगे आएगी, अंदर बचेगा l माइनस एक्स, बच गया सर। अब अंदर का करते हैं, l कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करके है ना, मल्टीप्लाई करके l कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा -1। ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका है। या दूसरा तरीका क्या है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेना, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर लेना, आपकी मर्जी है, मैंने डायरेक्ट कर लिया है। तो देखो मैंने अभी भी बताया आपको, जब भी एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमम करना हो तो उसके डिफरेंशिएशन जो आपने किया उसको इक्वल टू जीरो कर दो। कर देते हैं सर, जैसे आप बोल रहे हो कर लेते हैं ठीक है। तो ये -1 जब इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो -2m2 इंटू एल माइनस एक्स हो जाएगा, हो तो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो 2m1x, इधर आके माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2m2l माइनस एक्स, यस सर x चाहिए मेरे को, तो ये 2 से 2 उड़ा दे, ये बचेगा m1x, इधर m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m2l माइनस m2x, इसको इधर लेके आओ तो m1x प्लस m2x इज इक्वल टू m2l, ओ त्रिकी x कॉमन ले लो, सो हियर वी गो m1 प्लस m2 एंड दिस इज m2l, so here we can write this is m2l over m1 plus m2 and this is the value of x। मतलब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इस पोजीशन पे होनी चाहिए, तब ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। और अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मिनिमम होएगा तो उस कंडीशन में इसको रोटेशन में सेट करने के लिए इसको आपको मिनिमम वर्क ही करना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, किसकी कंडीशन है, सेंटर ऑफ मास वाली, मतलब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है तो वो मिनिमम रहेगा, तो आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते थे। पर मैंने ये कंसेप्ट आपको बताना था, ये कंसेप्ट आपको सिखाना था और यही पूछा है। देख लो रिलेशन चेक करो, आपकी एक्स की ये वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, m2l ओवर m1 प्लस m2। ओके, सो दिस इज द ऑसम क्वेश्चन। होप सो आप समझ गए होंगे, होप सो, ठीक है। उसने ये पूछा था पोजीशन ऑफ पॉइंट P, ये पूछा था ना, पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऑन द रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास सो दैट वर्क इज
which work which is required to set the rod in in rotation, that is the minimum. Okay, and with omega naught. Okay, so we have to calculate that position x. तो इस एक्सिस से इस x डिस्टेंस अवे कहां से ये पास हो कि वर्क डन में मिनिमम ही चाहिए कि हम इसको रोटेशन में रख सकें. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो भाई देख लो कंसेप्ट क्या है आपके पास, किस तरीके से आपने इसको हैंडल किया, किस तरीके से अप्रोच किया क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. होप सो आपके दिल और दिमाग में ये गया होगा. ओके, तो मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं यार. ठीक है, ओके सर, आ तो रहा है सर. आगे बढ़े. अब जितने भी क्वेश्चन हमारे रास्ते में आते रहेंगे हम उनको उड़ाते रहेंगे, उनसे कंसेप्ट सीखते रहेंगे. सॉल्यूशन नहीं करना है केवल, ठीक है, उनसे सीख के आगे बढ़ना है, कंसेप्ट सीख के आगे बढ़ना. बार बार देखो, बार बार रिपीट करो, बार बार चेक करो कि क्या कंसेप्ट है, मैंने कैसे यूज किया, मैंने कैसे सॉल्व किया. हर चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए. उसके नोट्स मेंटेन करने होते हैं, उसके नोट्स बनाने होते हैं. जल्दी से चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो इंतजार कर रहा है ना. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. जल्दी से आप इसको पहले पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है. ठीक है, उसने बोला रॉड PQ ऑफ मास m एंड लेंथ L इज हिंज्ड at point P. P point के about वो hinged है. Okay, the rod is kept horizontally by massless string tied to point Q. जैसा कि चित्र, I mean as shown in the figure, when the string is cut, string को काट दिया जाता है. The initial angular acceleration of the rod is. क्या बात कर रहे हो बॉस. देखो ये है कहानी मेरी जुबानी, और इस तरीके से ये स्ट्रिंग का यूज करके इसको यहाँ फिक्स करा गया है. And this is your string. This is your string. एक एंड पे स्ट्रिंग से इसको यहाँ पे रखा गया है और P एंड पे इसको हिंज किया गया है. मतलब here is the point. यहाँ पे मान लो, मतलब इस पॉइंट पे ना ये P पॉइंट है यहाँ पे और इसको हिंज किया गया है यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट P. मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये घूम सकती है, ऐसे समझना. हिंज पोजिशन है तो इस पॉइंट के अबाउट ये घूम सकती है. ठीक है, हिंज्ड है ना बॉस. ठीक है, हिंज्ड है बॉस, हिंज्ड है. ठीक है, हिंज्ड है ये. ओके सर, तो मास m है, लेंथ L है, तो टेंशन नहीं लेने का. मास m, लेंथ L. तो पता क्या पूछ रहा है, जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे तो बताओ इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा. तो इमेजिन करो ना यार, क्या बात कर रहे हो बॉस. इमेजिन करो, देखो इस पॉइंट के अगर अबाउट ये हिंज है और मैंने इसको यहाँ से पकड़ रखा, जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये तुरंत नीचे को ऐसे आएगा, जैसे मैं ऐसे छोड़ूंगा तो तुरंत ऐसे आएगा. यानी इसको कट करते ही इसका वेट जो होगा, जो उसके सेंटर पे काम कर रहा होगा, इसका वेट सोचो, इमेजिन करो, वो इसको तुरंत नीचे को खींच देगा. यानी जैसे ही रस्सी कटेगी, स्ट्रिंग कटेगा, तो ये तुरंत नीचे को शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे वेट इसको मूवमेंट देने का काम कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट कराने का काम कर रहा है. तो वेट इज द फोर्स जो इसको रोटेट करा रहा होगा. तो ये जो वेट है इसको टॉर्क दे रहा है. तो यहां से इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी, ये वाली. तो हम डिस्टेंस लेते हैं ना परपेंडिकुलर. देखो ये डिस्टेंस इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क हम निकाल सकते हैं. तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, और d देखो ना सेंटर से यहां तक की L की हाफ होगी. तो टॉर्क आ गए हो भाइयों L/2. दिस इज योर टॉर्क. यार सर अब क्या निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, इसलिए टॉर्क मेथड का यूज करना है. ध्यान से समझना, मैंने कंसेप्ट में भी बताया था, जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा यूज टॉर्क मेथड. हमेशा याद रखियो, हमेशा याद रखना है टॉर्क मेथड. दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट. ओके सर, अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछता तो सर फिर क्या करते सर, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, नहीं नॉट काइनेटिक, एनर्जी कंजर्वेशन आपने यूज करना था. ये सेपरेटली मैंने आपको बता रखा है. जब भी ओमेगा पूछे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करो, जब भी अल्फा पूछे टॉर्क अप्लाई करो, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा. अब देखो भाई, आपको पता है ये चूंकि इसके अबाउट रोटेट कर जाएगा तो इसका अल्फा निकालना है. तो जब ये इसके अबाउट रोटेट करेगा और रोटेशन में टॉर्क होता है I अल्फा, तो हम लिखेंगे mgL/2. ओके सो यार सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे, एक रॉड का एंड के अबाउट रोटेशन जब कोई रॉड करती थी, याद करो वो जमाना. अगर कोई रॉड एक ऐसे एक्सिस से अबाउट रोटेट कर रही है जो उसके एंड से पास हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था mL²/3. तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है. इसको कट करने के बाद जैसे हमने इसको कट किया, ये अपने एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, तो हम लिखेंगे mL²/3 इंटू अल्फा. तो आई थिंक आपको आंसर नजर आ रहा होगा. मास मास कैंसिल, एक लेंथ कैंसिल, अल्फा निकाल लो. अल्फा आ गया 3g/L, नीचे आएगा 2L. दिस इज योर रिक्वायर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. कंसेप्ट अप्लाई करना सीखो. ठीक है,
तो यही होना चाहिए आई थिंक 3g/12। ओ यार दैट इज ऑसम। यार मजा नहीं आ गया। सो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इनको अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन में, कंसेप्ट का अप्रोच कैसे है और किस किस कंसेप्ट का यूज करके हमारे PYQs में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, ऑल द क्वेश्चन जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो उनके थ्रू सारे फंडे हम अपने क्लियर करने वाले हैं। ओके सो कम ऑन। तो देखो यार अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको हर कैटेगरी का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला है, नीट का, जेई का, IIT का हर कैटेगरी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, जिससे हर टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट आपका यूज होने वाला है, क्लियर होने वाला है मस्त तरीके से। कूल। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, ओके खिलाड़ियों का खिलाड़ी, चल देखिए बॉस, ठीक है, अक्षय कुमार की पिक्चर है भाई। ओके सो धुरंधर खिलाड़ियों, आप भी तो खिलाड़ी हो यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, खिलाड़ी लड़ सकता है ना इसको, ठीक है। जो हार नहीं मानता है, जो हार मानने की सोच भी अपने दिमाग में नहीं लाता है, उसी को फाइनल विनर एंड खिलाड़ी बोला जाता है। खिलाड़ी कौन बनता है, देखो सभी है ना, बट जो जीत जाता है, ओ तेरी ये तो भाई मस्त खिलाड़ी है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने भी खिलाड़ी बन के रहना है। ओके सो देख लो क्वेश्चन जो मैं इस समय डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन सा एक क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा सा पढ़ने में आपको तकलीफ हो सकती है, उसकी शक्ल देख के आपको लगेगा उत्तरी यार सर बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं क्यों करूं भाई, एक बार बस पढ़ लेना शिद्दत से, उसको फोड़ेंगे भी पकड़ के, है ना। क्योंकि मेरा पूरा टारगेट है आपको सारे कंसेप्ट एक बेहतरीन वे में आपको डिलीवर करने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। ये भी तो सिखाना है ना मैंने यार, क्या बात कर रहे हो यार। तो देखो जल्दी से पढ़ लेंगे, आप फटाफट इसको देख लेना, पढ़ लेना, पढ़ा करो पहले क्वेश्चन, उसमें जो डेटा गिवन है उसको देखा करो जल्दी से। मैं अपने लिए फटाक से इसको पढ़ लेता हूँ। उसने बोला दो डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड द पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क one has the mass this and the radius is this, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी दे रखी है उसकी, दूसरी डिस्क का मास दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, उसकी रेडियस दे रखी है, अच्छी बात है। द टू डिस्क आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस, मतलब दोनों डिस्क पहले अलग अलग घूम रही थी, फिर उनको एक ही एक्सिस पे उनको प्लेस कर दिया गया फेस टू फेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट में लाया गया, एंड विद देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसिडेंट। ओके देन द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। अच्छी बात। पहले ये डिस्क है, पहली अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही, ω1 दे रखा है, इसकी रेडियस दे रखी है, इसका मास दे रखा है। अब दूसरी वाली जो है वो भी घूम रही है अकेली और इसका मास दे रखा है, इसकी रेडियस दे रखी है, ऐसी की तैसी सब कुछ तो दे ही रखा है। तो पूछ क्या रहा है वो भी देखेंगे ना। तो पहले जो दे रखा है ना उसको लिख लेते हैं। तो पहले डिस्क की वैल्यूज दे रखे हैं, 2 kg मास है, 0.2 मीटर रेडियस है, ओमेगा है 50। सो इसका ओमेगा है 50 रेडियन पर सेकंड, ओके। और इसका जो मास है दैट इज 2 kg, इसकी जो रेडियस है दिस इज 2.5 मीटर। इसका मास कितना है सर, सेकंड वाले डिस्क का मास है 4, 0.1 एंड 200, दिस इज 4 kg, रेडियस है 0.1 मीटर एंड ओमेगा 2 है, इसका मतलब इसकी जो सेकंड माना है ना, इसको दे रखिए 200 रेडियन पर सेकंड। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओके। अब क्या करें, अब उसने क्वेश्चन में बोला कि अगर इनको हम फेस टू फेस एक ही साथ रोटेट कराएं, एक ही एक्सिस पर, ऐसे एक्सिस सेम है, पहली डिस्क ये रही और दूसरी डिस्क भी यहीं पे प्लेस कर दी गई, ठीक है। और देख लो इनकी एक्सिस कोइंसाइड करेंगे ना दोनों की, तो दोनों डिस्क एक साथ घूमेंगी, तो उनका जो वेलोसिटी आएगी इस कॉम्बिनेशन की वो बतानी है एंगुलर, ठीक है, जब दोनों डिस्क एक साथ घूम रही होंगी, ठीक है। तो पहले अलग अलग थी, तो आपने क्या किया, उसी एक्सिस पे दोनों डिस्क को एक साथ आप रोटेट करा रहे हो, मतलब एक घूम रही थी फिर उसी पे जेंटली एक दूसरे भी प्लेस कर दी। तो यार अगर आपको ध्यान आ रहा हो, दिस इज द केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे एक डिस्क घूम रही होती तो उस पर हम पार्टिकल प्लेस कर देते थे, तो एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है, एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा है कोई, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया था, ठीक है। तो अब वो पार्टिकल रखे, डिस्क रखे, अब दोनों एक साथ एक ही एक्सिस के अबाउट घूमना स्टार्ट करेंगे। इनको घुमाने के लिए कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, यहाँ पे टॉर्क 0 माना जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट है, और यही इसका कंसेप्ट भी है। अबे यही इसका कंसेप्ट है। तो यार सर क्या करेंगे, मतलब क्या बोल रहे हो आप, जब ये दोनों अलग अलग रोटेट कर रही थी तो इनका दोनों का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, अब दोनों एक साथ है, इनका फाइनल निकालेंगे, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियल दोनों का ऐड कर दो, इसका एंगुलर मोमेंटम प्लस इसका, तो इसका क्या लिखेंगे सर, I1 ω1 प्लस, चूंकि रोटेट कर रही है ना तो यही लेंगे ना, I2 ω2 इक्वल टू, जब ये कंबाइंडली घूम रही है दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, कंबाइंड ओमेगा, क्योंकि ओमेगा तो दोनों की सेम ही रहेगी ना, ठीक है। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करो, ओमेगा निकालना है, I1, इसका I1 कितना होगा,
डिस्क का सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दे रखा, तो देखो मास दे रखा है रेडियस, तो क्या होगा उसका मास उसकी रेडियस का स्क्वायर इनटू ओमेगा 1 कितनी है सर, ओमेगा 1 है 50 प्लस I2 भी वैसे निकाल लेंगे इसका, उसका mr स्क्वायर ही होगा मास 2 r2 बाई 2 इंटू ओमेगा है 200। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे सर, टोटल तो टोटल मतलब I1 प्लस I2 करके निकालेंगे ना, ओमेगा तो सेम ही हो गया, ओमेगा तो सेम ही हो गया। अब यार देखो कैलकुलेशन करनी है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, फिर मैं क्या करूँ उसमें, ठीक है। तो देखो मास कितना है सर, मास है 2 इंटू रेडियस कितनी है सर 0.2 का स्क्वायर और बाई 2 इंटू 50 प्लस यहाँ पे मास कितना है M2 वाली का सर 4, रेडियस है 0.1 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 200 इक्वल टू I1 प्लस I2, ये वाला I1 प्लस I2। तो चलो लिख ही देता हूँ, ये भी सेम ही रहेगा, मतलब M1 R1 स्क्वायर बाई 2 और I2 का M2 R2 स्क्वायर बाई 2, ऐसे तो करना है यार। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाफ मास है 2, रेडियस है 0.2 का स्क्वायर, ठीक है ये हो जाएगा, ठीक है प्लस इस वाले का लिखूंगा हाफ मास है 4, रेडियस है 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा और इनटू जिसको निकालना है ओमेगा। इसको सॉल्व कर लेना बस यार, देखो सॉल्व तो तुम नहीं करना है, अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, जो भी होगा मतलब निकाल लेंगे, अगर थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे। ये तो उड़ा देंगे हम, ये भी उड़ा देंगे हम, ठीक है। तो यह बचेगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 10⁻² हो जाएगा इंटू 50 हो जाएगा, ऐसी की तैसी। फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 देखो ना 2 4 और 0.1 यानी 1 इंटू 10 पर इसको 1 लिखो 10⁻² लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल यानी 4 इंटू 10⁻² हो गया, ठीक है सर। और ये 2 से 2 कैंसिल तो 2 इंटू 10⁻² हो गया और इंटू ओमेगा, ठीक है भाई यार कर लेना। देखो यार प्लेस कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं हो रहा है। तो ये -2 कैंसिल आके कैंसिल कर दो, दोनों बोथ साइड में कॉमन है, तो 4 इंटू 200 प्लस 400 इक्वल टू 4 प्लस 6 इंटू ओमेगा, तो ये हो गया 600। ओहो क्या बात है, तो ओमेगा आ रहा है 6 से कैंसिल हो गया 100 रेडियन पर सेकंड। दिस इज 100 रेडियन पर सेकंड, यस ऑप्शन में है। एक बार आप चेक कर लेना कैलकुलेशन में से कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई बॉस, लेकिन ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द वे, बस कैलकुलेशन करनी थी, कंसेप्ट तो हो चुका था, यहीं पे समझ में आ गया था ना कंसेप्ट क्या है। पहले दोनों अलग अलग घूम रही है, अब एक ही साथ घूम रही है। कंसेप्ट ये था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना था, बाकी तो कैलकुलेशन है मैथमेटिकली। इतना होशियार तो अब हो चुके हो, इतना तो मैं आपके विश्वास करके चल ही रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज द ऑसम क्वेश्चन। इसी टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और पूछी जाती है, लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। अलग अलग घूम रही है फिर एक साथ घूम रही है, तो बताओ कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये भी पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आपको टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास, देखते हैं ना। ओके सो जल्दी से देख लेते हैं बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनको किस तरीके से हमने यूज करना है, कंसेप्ट यूज करके मतलब उनको सॉल्व करना है। ओके तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि यार आपसे इस जो अभी हमने क्वेश्चन कराया उस टाइप के क्वेश्चन में आपसे एनर्जी का लॉस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स उस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुका है। सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। तो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ लेने वाले हैं ऑब्वियसली वो मस्त होने वाले हैं, अच्छा लेने वाले हैं और ऑब्वियसली वो मस्त होने वाले हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन आपके सामने, आप जल्दी से देख लो। तो जल्दी इसको पढ़ लेंगे और जल्दी से फिर इसका कंसेप्ट समझ के, वैसे कंसेप्ट हमें आता है, जैसे आप इसको पढ़ोगे ना आपको खुद आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर regular axis passing through center and perpendicular to their plane of disk with the angular velocity omega 9 और omega 2। अगेन सेम 2 डिस्क है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का इस बार सेम है, इसका भी I1 I है और जो दूसरी वाली डिस्क है इसकी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है सर। If they brought in contact face to face coinciding the axis of rotation, मतलब फिर से वही दोनों को फेस टू फेस दोनों को एक साथ लेके आना है और इनकी एक्सिस ऑफ जो होगी वो कॉन्साइड कर रही है, मतलब दोनों की एक ही एक्सिस मान लो। तो अभी देखो अभी इनके जो एंगुलर वेलोसिटी वो चेंज हो चुकी होगी, लेट्स से ओमेगा। ओके तो उसने पूछा है ऐसा करने से जब ये दोनों डिस्क एक साथ घूम रही होंगी तो ऐसा करने से एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो यू हैव टू कैलकुलेट लॉस ऑफ एनर्जी। सो नो प्रॉब्लम गाइस। कभी कभी क्या करता है इस टाइप के क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग दे देगा, इसमें सेम दे रखा है पर जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो सेम रहेगा ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, दोनों की इनिशियल निकाल लो,
ठीक है। तो इनिशियली दोनों की निकाल लो, जैसे ये इसकी 1 होगी K1, इसकी होगी K2, ठीक है जी। तो K1 प्लस K2 दोनों की इनिशियली एनर्जी टोटल कितनी है, तो भाई कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों का आई तो सेम ही नहीं है, तो के इनिशियल आ गया आपके पास, हाफ आई बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखनी है यहाँ पे, लीनियर मत ले लेना बॉस, ठीक है, धोखे में मत रहना। अब यार सर ये दोनों की दोनों ना एक साथ रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो द फाइनल क्या होगी, हाफ आई, आई क्या लेंगे सर, दोनों का टोटल इनटू ओमेगा जो कॉमन है दोनों की ऑब्वियसली, ठीक है। सो के फाइनल आपके पास आएगी हाफ इंटू आई, दोनों का आई क्या होगा, ऐड हो जाएगा सर, आई प्लस आई, तो 2i हो जाएगा ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अब की करेंगे बॉस, अब की करेंगे, अच्छा ये ओमेगा हमें नहीं पता, ये निकालना पड़ेगा पहले, चलो देख लेंगे बाद में। तो ये हम लिख सकते हैं 2i/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये आ गया के फाइनल आ गया आपके पास आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ना यहाँ मिसिंग क्वांटिटी क्या है आपके पास, वो है ओमेगा, क्योंकि आपको नहीं पता, जब दोनों को एक साथ पुट किया आपने, कॉन्टैक्ट में लाया और एक साथ आप इसको रोटेट करा रहे हो, तो ये ओमेगा कितना होगा ये आपको नहीं पता है, तो ये निकाल के यहाँ पुटकना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वही वाला केस है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ओमेगा निकालने के लिए मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल यूज करो। इनिशियल मोमेंटम इसका प्लस इसका, यानी आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2, फाइनल दोनों एक साथ हैं तो 2i इंटू ओमेगा, ठीक है। तो आई 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 तो आई तो आई तो आई तो आई बॉस, ये डिवाइड में 2 आ जाएगा इक्वल टू ओमेगा, ये आ गई उनकी कॉमन एंगुलर फाइनल वेलोसिटी। इसको उठा के यहां पटक देंगे, तो के फाइनल आ जाएगा आई इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बॉस। तो ये के फाइनल आ गया। अब आपने लॉस निकालना है दोस्तों, ठीक है। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, लॉस, लॉस ही पूछ रहा है, एक बार आप क्वेश्चन को देख लेंगे और इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। तो लॉस कैसे निकालना है सर, तो लॉस ऑफ एनर्जी यानी डेल्टा के निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, और फाइनल आई है I/4 कर लो, 2 का स्क्वायर, ऊपर बचेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, माइनस इनिशियल ये रहा, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर। इसको ना स्क्वायर को ओपन करना, फिर सॉल्व करना, अपने आप आंसर आएगा 1/4 ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, ये आंसर बचेगा आपको लास्ट में, है ना। अब तो आप कर ही सकते हैं यार, क्या बात कर रहे हो, इसका स्क्वायर ओपन करना, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देना, बाकी जो बचेगा वही आंसर होगा। नो 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 नो, दिस इज नॉट, दिस इज होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर बचेगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कैलकुलेशन आप देख लो कैसे करनी है, मैंने कंसेप्ट इसमें क्या था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और चेंज निकालना है, मतलब उसका लॉस निकालना है तो चेंज निकालना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते थे, ठीक है भाई। तो यार अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर डरने का नहीं है बॉस, डरने का नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। चलेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक नया अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। तो उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं फटाक से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने में थोड़े बोरिंग से लगते हैं, लाइक यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, बट अगर आप शिद्दत के साथ उसको आप पढ़ लेते हो, एक बार हिम्मत करके अगर पढ़ लेते हो ना क्वेश्चन को, तो कहीं ना कहीं आपका जो कंसेप्ट है दिमाग में सेट होकर आप उसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो चले आ गया होगा ना। ओके भाई लोग, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा देखने में बोरिंग लगेगा, बट आपने अगर एक बार पढ़ लिया फिर तो मजा आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें यूज होने वाला कंसेप्ट सीखना है ना, जैसे अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको उड़ा के आना है हमने, ऐसे छोड़ के नहीं आना है बॉस, ठीक है। तो चलो देखते हैं। उसने बोले स्मॉल मास अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग रोटेट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो टेबल कुछ ऐसे दे रखी है, टेबल कुछ ऐसे दे रखी है, बिल्कुल ऐसे है, और इस टेबल पे एक मास स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ऐसे समझ लो ना यार। तो ये इसका सेंटर नहीं हो जाएगा, ओके, ये इसका सेंटर हो गया एक तरीके से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द मास। तो इसके बिल्कुल टेबल के टॉप पे ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है सर। इसकी कुछ रेडियस होगी, इसका सेंटर होगा, ओके। तो अच्छी बात है। उसने बोला इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय पुलिंग द स्ट्रिंग causing the radius of the circular motion to the decreases by a factor of 2, डिक्रीजिंग बाय ए फैक्टर ऑफ 2, इसका मतलब क्या बात कर रहा है, उसकी जो रेडियस है वो हाफ हो गई होगी, ठीक है। अभी रेडियस इतनी है और इसमें जो भी टेंशन होगा टी, वो बोल रहा है अगर टी को हम इंक्रीज कर दे तो इसकी जो रेडियस है, लेट्स सी इनिशियल रेडियस है r1 और इनिशियल रेडियस r मान लो, और बाद में रेडियस टेंशन के इंक्रीज करने की वजह से वो इनिशियल की हाफ हो जाती है, डिक्रीज कर रही है ना बाय द फैक्टर 2, डिक्रीज कर रही है मतलब r/2 हो जाएगी,
ठीक है। सो r/2 ही होगी ये आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो पता है अब क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है बॉस, कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल बी, है ना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल बी, मतलब काइनेटिक एनर्जी पे इस मास की जब ये घूम रहा होगा क्या फर्क पड़ेगा। उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, कुछ इस तरीके की कहानी है। तो सबसे पहली बात कि ये पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है, रोटेट यानी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, ओके सर। चूंकि ये रोटेट कर रहा है, ये घूम रहा है, आप देख सकते हो, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है सर, यही होती है, बिल्कुल सर। और अगर दोस्तों आप बहुत 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 क्लियरली यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, वो क्या सर, कि ये होती है सर, ठीक है, लेकिन यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है सर, बिल्कुल। लेकिन इस केस में जब टेंशन इसका इंक्रीज किया जाता है तो ये किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो यहाँ पे भी कंजर्वेटिव यानी आपके म्यूचुअल फोर्स काम कर रहा होता है। एक कंजर्वेटिव टाइप का जो फोर्स है वही तो काम कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल टाइप का। तो इस केस में भी आपका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। जब भी ऐसा कोई केस आए तो समझ जाना आप, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है। तो हम पता क्या करने वाले हैं, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा, ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट, ठीक है जी, है कि नहीं है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, ओमेगा निकालूं यहाँ से, L/I आएगा ना, और उसको यहाँ लिख दूं, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे I इंटू एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, एक आई कैंसिल, तो K आ जाएगा L²/2I। वैसे ये आपको याद भी होगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इससे ज्यादा इजीली आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइप के रोटेशन में, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होएगा बॉस, ठीक है। तो देखो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, 2 पहले से ही कांस्टेंट है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशन को किस पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, ठीक है, इस कांस्टेंट रहे हैं, बाकी सब तो मैं आई की बात कर रहा हूं, तो 1 ऐसे लिख लो, 1/I1 पे डिपेंड करेगी, बाकी तो कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट ले लो आप, क्या ले लो, कांस्टेंट C ले लो, चलेगा, C ले लेता हूं, ठीक है। और K2 जो होगी वो C/I2 पे डिपेंड करेगी। K2 K1 का मतलब क्या है सर, जब रेडियस R1 थी तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास K1 होगी, जब रेडियस इतनी होगी, चेंज हो गई थी ना, तो काइनेटिक एनर्जी K2 हो गई होगी। इसको डिवाइड कर दो, तो K1/K2, जब आप डिवाइड करोगे कांस्टेंट कैंसिल, ये I2 ऊपर जाएगा, तो I2/I1, तो दिस इज योर रिजल्ट। वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। अब आप बोलोगे एक पार्टिकल सर यहां से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है, एक पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है, तो इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो तो आप सबको पता है, mr²। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m सेम रहेगा, r1², फाइनल क्या होगा, mr2², दोनों यहाँ पटक देना, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा K1/K2 इक्वल टू I2 को लिखेंगे mr2² ओवर mr1², ये कैंसिल, सो K1/K2 इक्वल टू R2 कितनी हो गई थी, R/2, है ना, और R1 तो R ही थी, R² कैंसिल, तो K1/K2 दोस्तों आ गया 1/4, यानी K2 आ गया 4 टाइम्स ऑफ K1। मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, जब रेडियस उसकी कम हो गई, ठीक है, तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गई, यानी बाय द फैक्टर 4 काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। तो इसमें होना चाहिए इंक्रीजेज बाय द फैक्टर 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल, वो 4 टाइम्स इनिशियल से ज्यादा हो चुकी है। तो भाई इस तरीके से बेस्ट एक कंसेप्ट आपको मिल गया कि यहां पे बात कर रहा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की बात कर रहा था, तो हमने एक ऐसा रिलेशन देखा जिसमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम देखें यार, जब कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ही होगा, और चूंकि वो सेंटर के अबाउट इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो एक ऐसा रिलेशन जो एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को रिप्रेजेंट करता हो काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो यही होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लीनियर, जब लीनियर मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी देखते थे हम, तो बोलती थी p² मास की जगह यार बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होती थी। ये तो याद आ गया होगा ना, p की जगह l लिख दो, m की जगह i लिख दो, बस ऐसे भी याद रखो, ठीक है। मस्त है ना, मस्त है ना बॉस, ठीक है, ओके सर, मस्त तो है भाई, मस्त तो है।
अब चलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के, जिसके टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में देखे गए हैं और उसमें बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हैंडल कैसे करें, इसको ट्राई कैसे करें। बताने वाला हूं उसका मैं कंसेप्ट। क्वेश्चन ऑसम है वो, ठीक है, ध्यान से समझना। ओके ओके बहुत, सो दिस इज दैट ऑसम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा यार, इस पे कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे ही आ चुके हैं, तो मजा आने वाला है, इसको छोड़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। आगे से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप सॉल्व करके आने वाले हैं, ठीक है। उसने बोला ABC इज ए ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ द यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है। एक ट्रायंगुलर प्लेट है ABC, एक प्लेट है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ध्यान रखना बस, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है। और इस प्लेट की जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है, मतलब सेम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। द साइड्स आर इन द रेशियो एज शोन इन द फिगर IAB IBC ICA। उसने बोला IAB IBC और CB हुआ, CB नोट CA, ठीक है, CA। सो दीज आर द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ द प्लेट अबाउट AB BC एंड CA। उसने बोला ये AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये BC प्लेट साइड के अबाउट है, और ये CA के अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसने दे रखा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो बता रहा है इनमें एक रिलेशन है जो गिवन है, यहाँ पे बताओ कौन सा रिलेशन सही है, मतलब ये ज्यादा होगा या ये, ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले बात तो क्वेश्चन आपने समझ लिया कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है, फिर वो बोलता है अगर AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं, इसके अबाउट निकालूं, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IAB, ठीक है। इसके अबाउट अगर इसको मैं ऐसे रोटेट कराऊं, ठीक है, या अगर मैं इसको BC के अबाउट रोटेट कराऊं, ठीक है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करेगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है ये वाला, ठीक है। और अगर मैं इसको IC इसके अबाउट रोटेट कराऊं, भाई किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जा सकता है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICA, ठीक है। इन तीन साइड के अलोंग इसको रोटेट आराम से कराया जा सकता है, ये उसने बोला है कि। तो फिर इनमें बताओ रिलेशन क्या होगा इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंडिविजुअली, ठीक है सर। तो देखो भाई ध्यान से समझना, ये याद रखना बस, ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है। जब एक वो ट्रायंगुलर प्लेट की बात करें, सो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसके अबाउट बेस, जिसको हम बेस मानेंगे, ठीक है। एक ऐसी साइड जिसको हम बेस मान लेंगे, वो होगा md² बाय व्हाट इज दैट 6, md² 6। जो d होगी, ये d होती है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, d लेंगे यहां से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपने ये याद रखा तो आपको डिस्टेंस अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत इजीली यहां से कंपेयर ही तो करना है हमने यार, कंपेयर ही तो करना है। आप कंपैरिजन करके बहुत इजीली इसका क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हो, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सर अप्लाई कैसे करेंगे, तो अबाउट बेस की वो बात कर रहा है, देखो ध्यान से। अगर वो बोल रहा है कि AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो निकाल लेंगे ना। अगर मैं इसको केवल AB के अबाउट रोटेट कराऊं, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कराऊंगा, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान से, तो ये बेस बन जाएगा, इसको बेस मान लो आप, इसको बेस मान लो। तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है D। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट करेगा, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं। तो इसके परपेंडिकुलर है 3, जो मीटर है सेंटीमीटर है जो भी है, समझ जाना आप, ठीक है, 3 मीटर सेंटीमीटर जो भी इसके अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे m3² बाय 6। आ रहा है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। अब BC के अबाउट करते हैं, ये रही BC के अबाउट जब ये रोटेट करेगी तो इसको बेस मान लो, इसके अबाउट परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, देख लो ये 90 डिग्री पे है, ये वाली है, और इसकी डिस्टेंस है 4 परपेंडिकुलरली, तो m4² बाय 6। अब अगर इन दोनों में कंपेयर करो आप, m और 6 तो दोनों में सेम है, इसका यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर, तो इन दोनों से बता सकते हो आप ये ज्यादा है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BC इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, ठीक है। ये इतना तो यहीं से मिल गया, ठीक है, हमने तो उनमें रिलेशन बनाना था ना, तो इतना तो यहीं से मिल गया। अब आते हैं CA को भी देख लेते हैं। तो अगर आप इस पूरी प्लेट को इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे ना बॉस, तो इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये वाली 3 भी परपेंडिकुलर नहीं है और ये वाली परपेंडिकुलर, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, ये होगी ये, और ये आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है, व्हाटएवर जो भी होगी। हमें पता है 90 है और ये 45 डिग्री है, ये पूरी 5 है या पूरी 3 है, इसकी हेल्प से निकाल लो। ये 45 है और ये देखो 90 है, तो D निकालने के लिए आप क्या करो, इस वाले ट्रायंगल का यूज करो, इस वाले का, ठीक है। 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ठीक है, और ये जिसके साथ 45 बना रहा है ये वाला, ये बेस होगा, तो cos 45 बेस है D, हाइपोटेन्यूज 3, तो D आ गया 3 × 1/√2, तो D आ गया 3/√2, ये आ गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप इसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं तो उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी D,
ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे m/6 इंटू 3/√2 का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो m/6 इंटू 3 का स्क्वायर और बाई में 2 भी आ गया, तो सबसे कम हो गया, ये सबसे कम हो गया, ये तो इससे भी कम हो गया। देखो यहाँ 3 का स्क्वायर तो है, यहाँ नीचे 2 आ गया, तो इससे भी कम हो गया, हाफ हो गया इससे भी, ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सबसे कम है, तो आप लिख सकते हो IBC लिखो पहले, जो सबसे ज्यादा है, IBC इज ग्रेटर देन IAB इज ग्रेटर देन IICA। तो अगर इस प्लेट को आप BC के अबाउट रोटेट कराओगे तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, AB के अबाउट कराओगे तो उससे कम मिलेगा, सबसे कम मिलेगा CA के अबाउट, ठीक है। देख लो आप, क्योंकि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो आप, ठीक है, सबसे कम आ रही है, निकल के आ रही है कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे कम आ रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम ही तो हो जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो। तो जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सबसे ज्यादा, तो दिस इज द रिलेशन। तो हेंस यू कैन से, आप ऑप्शन देख सकते हो, पहला ऑप्शन ए बी दैट इज नॉट करेक्ट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा नो 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 नो, और लास्ट वाला तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप चेक कर लो। तो ऑसम क्वेश्चन है बॉस, ध्यान से करने का, ऑसम क्वेश्चन है और ऑसम ही कंसेप्ट भी है, तो और इजीली कर भी लिया हमने, ठीक है, इजीली हमने अप्रोच भी कर लिया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर फर्दर आएंगे तो कैसे फोड़ क्या होगी, क्लियर होगा ना माइंड में, ओके, उड़ा देगा ना बॉस, ठीक है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आप देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो कितने मस्त मस्त क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, और आप देख सकते हो यार कितने बड़े बड़े कंसेप्ट पे, हर क्वेश्चन से हमने एक नया कंसेप्ट सीखा है, और जो कंसेप्ट हमने सारे सीख रखे थे उनको अप्लाई कैसे करना है ये भी हमने सीख लिया है। तो मतलब किसी भी टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। अब एक और बेहतरीन प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। उसने बोला, देख लो आप क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। उसने बोला, स्ट्रिंग इज वाउंड अराउंड ए होलो सिलेंडर ऑफ मास 5 kg and radius 0.5 meter. Okay, if the string is now pulled with a horizontal force 40 Newton and the cylinder is rolling without slipping. So this is the pure rolling without slipping की बात कर रहा है on a horizontal surface, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। Then find the angular acceleration of the cylinder. ओके, सो डायग्राम भी दे रखा है यार, फिर तो टेंशन नहीं लेने का। तो सिलेंडर देखो ऐसे रोल करते जा रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, समझना भाई, ऐसे ऐसे रोल करते हुए आगे जा रहा है, पर आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा केवल 2D में, ठीक है, 2D में ये वाला ही दिखाई देगा ना बॉस। तो ओ ऐसे समझ लो, ऐसे है, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है, ध्यान रखना। तो इस एक्सिस ये है, और ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है। जैसे ही वो बोले कि रोलिंग कर रहा है और विदाउट स्लिपिंग कर रहा है बॉस, स्लिपिंग के बिना कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की 0, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रही है। तो इसी के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह जो भी निकालना होगा हम निकालेंगे, टॉर्क वगैरह जो भी निकालना होगा इसी के अबाउट निकालेंगे। तो एक्सिस यहाँ से पास हो रही है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस क्वेश्चन में, ये समझना कि डिस्टेंस का मेजरमेंट यहाँ से लेना है, क्योंकि एक्सिस यहाँ से पास हो रही है ना कि यहाँ से, क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, तो यहाँ की वेलोसिटी 0 है ना कि सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। अब इसके बिल्कुल टॉप पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है सर, 40 न्यूटन आई थिंक, ठीक है, यस 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एंगुलर एक्सेस निकाल लेंगे ना यार, क्या बात कर रहे हो। तो ये फोर्स क्या करेगा, इस एक्सिस यहां से पास हो रही है, देखना एक्सिस यहां से पास हो रही है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ये वाली देखो, तो इसका टॉर्क निकाल लेंगे ना। अल्फा जब भी निकालना हो तो टॉर्क निकालते हैं हम, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा सर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क क्या होगा सर, फोर्स कितना है सर 40, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है सर, इस होलो सिलेंडर की जो रेडियस होगी ये यहाँ से भी आर, ये तो r प्लस r 2r, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2r। तो टॉर्क आएगा 40 इंटू 2 इंटू r। चल भाई r बताइए जरा कितनी है, r बताइए जरा, 0.5 है सर, 0.5 लो ना, फिर किसका इंतजार है बोस, 10 तो दिस इज 40 न्यूटन मीटर ही तो आ रहा है, 40 तो आ रहा है, क्योंकि ये से 1 हो जाएगा ना, 40 तो आ रहा है। अब सर हमें तो अल्फा चाहिए, तो भाई क्या बात कर रहे हो यार, अल्फा होता है आई अल्फा, टॉर्क होता है आई अल्फा इक्वल टू 40, तो अल्फा आ गया 40 बाई आई, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर। Remember, this is hollow cylinder. About what axis? Not passing through its center, passing through the point of contact. तो ये वाला देखो, याद करो वो जमाना। और अगर एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही होती, सेंटर से पास अगर एक्सिस हो रही होती, तो सेंटर वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था,
एम आर स्क्वायर। रिंग के इक्वल होता है ना होलो सिलेंडर का, अगर सॉलिड होता तो डिस्क इक्वल होता था m²/2, बट यहाँ पे तो होलो है तो mr स्क्वायर लेंगे। लेकिन एक्सिस यहाँ से पास हो रही है तो देखो इसके अबाउट निकालने के लिए, देखो दोनों पैरेलल है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, ठीक है, आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, यानी आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, याद हो जाएगा यार। तो ये आ जाएगा आपका इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना सर, सेंटर ऑफ मास से पास होता तो कितना सर, mr स्क्वायर प्लस m d, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो तो r के इक्वल होगी, तो ये r के इक्वल है, तो ये आ गया 2mr स्क्वायर। होप सो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2mr स्क्वायर, तो 40 ये कैंसिल, तो दिस इज 20 और मास है 5, रेडियस है 0.5 का स्क्वायर। यही है। अब तो आप उड़ा दो, अपने आप ही उड़ा दो। तो ये आ गया 4, ठीक है सर, तो अल्फा आ जाएगा 4/25 इंटू 10⁻², ठीक है, तो ये 100 जाएगा तो 400/25। चलो भाई बताइए जरा, 1, ठीक है, 6, बस ये आ गया इतना रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलो भाई 16 ही आएगा, 25 से 400 को डिवाइड कर दो तो यही आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ यू कैन सी बॉस। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिल गया, अच्छा कंसेप्ट एक्चुअली अप्लाई करने को मिल गया, ठीक है। जो हमने पढ़ा था एक्चुअली उसको अप्लाई कैसे करना है, हर चीज पे ध्यान देना है, कैसे सॉल्व करना है उस पर ध्यान देना। मेन था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, एक्सिस यहाँ से पास हो रही तो टॉर्क निकाला, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फोकस किया कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी के अबाउट निकालना पड़ेगा, तो फिर हमने पैरेलल एक्सिस का यूज किया। वैसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते थे, यार क्या बात कर रहे हो, रिंग वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यूज कर सकते, तो ये बिल्कुल वैसे होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, बिल्कुल वैसा ही तो है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, तो 2mr स्क्वायर ही तो होता था रिंग का टेंजेंट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दिस इज द ऑसम प्रॉब्लम। अब एक और बेहतरीन 2 क्वेश्चन हम लास्ट में अब डिस्कस करने वाले हैं, दोनों ही बेहतरीन होने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं ना भाई, इनको बढ़िया से सॉल्व करना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा दोनों एग्जाम के लिए, मेंस एज वेल एज नीट। ओके सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है यार हमारे इस डिस्कशन का मान लो, कन्वर्सेशन का मान लो, क्लास का मान लो, लेक्चर का मान लो बॉस, ठीक है। सो आज लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसका जो कंसेप्ट है वो जे मेंस वाले स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेंस में बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम में भी अगर आएगा तो आपकी फोड़ के आ जाना, ठीक है। तो मेंस वालों के लिए तो मस्ट है बॉस, ये आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सो सर क्या मतलब क्या बात कर रहे हो, देखो अभी तक जितनी भी कैलकुलेशन हमने करी है, हमने कहीं भी ये डिस्कशन नहीं किया था कि जो डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी, लाइक उसकी डिस्कशन नहीं की, मतलब क्योंकि हम मान के चल रहे थे जो हमारी मास डेंसिटी हो, 3 टाइप की मास डेंसिटी थी, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। तो वो हम डेंसिटीज को कांस्टेंट मान के चलते थे, बस ऐसे ध्यान रखो, है ना। हर क्वेश्चन में हम डेंसिटीज को कांस्टेंट मान के चल रहे थे, ठीक है। 1 मिनट। ओके बॉस, तो कहीं भी हमने डिस्कशन ये किया ही नहीं था कि भाई डेंसिटी वेरी कर रही है नहीं कर रही है, हम उसको कांस्टेंट मान के चल रहे थे। तो डेंसिटीज को, मास डेंसिटीज को हम कांस्टेंट मान के चल रहे थे, बट इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले मैं बता रहा हूं उसके बाद आते हैं वापस, ठीक है। जब डेंसिटी हो वेरिएबल, ठीक है, जब डेंसिटी हो वेरिएबल, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी कर रही हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपको कोई बॉडी गिवन होगी, उसके हर सेंटर से लेके किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक करोगे वो डिफरेंट होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी वेरी कर रही है, ठीक है। तो उसका हमने इस टाइप के सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, क्योंकि तो वेरी कर रहा है, उसकी डेंसिटी वेरी कर रही है, वो वेरिएबल केस है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अब आप क्वेश्चन को देख लो, थोड़ा सा मैंने बता दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस कंसेप्ट पे मेंस के एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे, है ना, ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सो द थिन डिस्क ऑफ मास एंड रेडियस आर हैज पर यूनिट एरिया, हैज मास पर यूनिट एरिया दैट इज kr², ठीक है। तो मतलब आपको मास दे रखा है पर यूनिट एरिया, उत्तरी मास पर यूनिट एरिया, तो कौन सी डेंसिटी होती है, एरियल डेंसिटी होगी ना भाई, ठीक है ना। तो जो मतलब मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया के अंदर है, तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करें, उसने भी यही दिया होगा, यस। तो उसने बोला ये सिग्मा है और ये आर पे डिपेंड कर रही है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, और ये आपको दे रखी है, मतलब ऐसे आप लिख सकते हो, ये दे रखी है आपको kr², ठीक है, ये आपको दे रखी है। ओके सर, भाई इसमें ना थोड़ा स्पेस की कमी पड़ सकती है क्योंकि काफी अच्छी कैलकुलेशन इसमें होने वाली है। तो मेन पॉइंट इज दैट कि जो मास पर यूनिट एरिया है इसी को बोलते हैं इसकी एरियल डेंसिटी, ठीक है।
इसी को बोलेंगे, यानी इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में है। तो जब तो डिस्क है, डिस्क में तो मास एरिया में होता है, रिंग होता तो भाई लेंथ पे होता, तभी तो डिस्क की बात कर रहा है। और देखो ये डिस्टेंस पे डिपेंड है, आर स्क्वायर पे डिपेंड है, आर हो या आर स्क्वायर मतलब वेरिएबल डेंसिटी है, बात खत्म। इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, ओके, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओ अब देखो कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं बन गया ये। और ये कंसेप्ट एक बार आपको आ गया तो भाई बल्ले बल्ले है। देखो ये एक डिस्क थी हमारे पास, ठीक है सर, मान लिया एक डिस्क है, ठीक है सर, बढ़िया बात है, मतलब मजा आ रहा है। तो ये देखो ये एक डिस्क है आपके पास, ठीक है बॉस, और इस डिस्क का जो मास है वो बॉस m है, इसका ये सेंटर है, इसकी ये रेडियस है, ऐसे की तैसी। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट करती थी तो हम बिना सोचे समझे लिखते थे। जब परपेंडिकुलर एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती थी डिस्क के केस में mr²/2 लिखते थे। पता क्यों लिखते थे बिना सोचे समझे? क्योंकि ये मान के चलते थे इफ नथिंग इज गिवन, इज नथिंग इज डिफाइंड इन द क्वेश्चन अबाउट द डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी को हमेशा कांस्टेंट मानेंगे, मतलब वो हर जगह सेम होगी, सेंटर से यहाँ पे भी हर जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये अंडरस्टूड था। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई किया है, उसने बोला है कि डेंसिटी वेरी कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो नहीं होगा। बस यही है ना, अप्रोच सीखो पहले, है ना। अप्रोच क्या है, दिमाग काम कैसे करता है, दिमाग क्वेश्चन को देख के किस तरीके से काम करना स्टार्ट करता है, पहले ये सीखना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन पे मत जाया करो, पहले सोचा करो उसके बारे में, अपनी ओन थिंकिंग को क्रिएट किया करो। हाउ टू अप्रोच द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, ठीक है, और उसको अप्लाई कैसे करना है। ओके, लेट्स सी। अब ये तो क्लियर हो गया कि सर ये तो नहीं होगा। कुछ लोग तो इसको देख के उड़ा देंगे, लो सर उड़ा देते हैं, mr²/2 ही तो होता है, क्या पूछ लिया भाई, डेंसिटी वेरिएबल है। अब ध्यान से समझना व्हाट इज द कंसेप्ट। तो मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, चलो ये तो मैंने बता दिया कंसेप्ट, बाद में इसको इरेज कर दूंगा। चलो देखो, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है सर, ये इसका सेंटर है सर, बढ़िया। अब ये डेंसिटी मतलब वेरिएबल है, ठीक है, ओके, इसका टोटल मास जरूर है, मैं कैपिटल वाला m है ना, ऐसे बोला है ना उसने, हाँ, और रेडियस r है, लेकिन सेंटर से डिफरेंट डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होएगा। तो उसने बोला जो r है ना वो सेंटर से कोई डिस्टेंस है, अगर मैं सेंटर से सरकमफेरेंस तक जाऊंगा तो ये तो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी। देखो कैपिटल R मतलब जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी। लेकिन मैं कहीं यहाँ तक बात करूंगा, लेट्स सी यहाँ तक बात की, केवल इतनी डिस्टेंस तक, यहीं पे मैं एक छोटा सा एलिमेंटल डिस्क कट करूंगा, एक रिंग टाइप का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं कट करूंगा, ठीक है। तो ये जो कटिंग करूंगा मैं इसकी, ये वाली, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है ना तो इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। जब भी डेंसिटी वेरिएबल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमेशा यूज करेंगे इंटीग्रेशन मेथड। ओके, तो ये करना ही पड़ेगा बॉस। तो इसके अंदर एक छोटा सा एक सर्कुलर एलिमेंट आप कर लो, दिस इज एलिमेंटल स्ट्रिप, ये आपकी एलिमेंटल स्ट्रिप है, ठीक है। इस एलिमेंटल स्ट्रिप का जो मास है वो dm मान लो, स्मॉल, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस होगी है ना, ठीक है, इसको मान लो dr, एंड सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, थिकनेस कितनी है इसकी सर, dr है। ओके, तो एक छोटी सी बन गई ना ये अंदर है कि नहीं, और ऐसे छोटी से मिलके पूरी बना देंगे, ठीक है। तो कैसे करें सर, देखो अब अगर मैं इस छोटी सी का निकालूं, इस सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, इस छोटी सी को मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, छोटी सी तो है ये, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ बॉस, क्या बात कर दी। और ये डिस्टेंस है r, इसका मास है dm। तो अगर अब मैं इसके सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा तो ये छोटी सी स्ट्रिप जो सर्कुलर है यही रोटेट कर रही होगी, और देख लो ये किस तरीके से कर रही होगी सर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होगा क्योंकि मास स्मॉल है, तो dm × r², यही होता था, याद करो यही होता था, यही मैंने स्ट्रिप कट करके यहाँ पे बाहर निकाली है, यही होता था कि नहीं। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप, तो dm × r²। अगर मुझे इसका मास मिल जाए और टोटल पूरी डिस्क का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो सेंटर से लेके डिस्टेंस मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, यानी r0 से लेके R तक जा सकती है। सेंटर पे डिस्टेंस 0 ही होगी ना, और यहां तक मैक्सिमम मास है सरकमफेरेंस तक, वो रेडियस के इक्वल है। तो बॉस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टोटल निकालना है, इंटीग्रेट करेंगे, dm लिखेंगे, r² लिखेंगे और 0 से r तक लिमिट बना देंगे। तो ये बन जाएगा I = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r × dm × स्मॉल r का स्क्वायर।
इसको मान लो क्वेश्चन नंबर ए। अब आपका मेन मुद्दा है हाउ टू कैलकुलेट डीएम, और चूंकि मास तो यहाँ वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी वेरिएबल है तो उसी का यूज करेंगे ना, वो ध्यान से समझना। तो हमें पता है जो एरियल मास डेंसिटी होती है वो होती है मास ओवर एरिया, यानी स्मॉल मास ओवर स्मॉल एरिया। तो यहाँ से डीएम आप निकाल सकते हो सिग्मा डीए से, ठीक है। और ये स्मॉल मास है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो बाद में, ठीक है। आराम से देखना पहले क्या है कहानी। चलो इसको लिख ही लेते हैं, पहले डीएम ही लिखते हैं, ठीक है। तो सिग्मा निकालो सर, सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा दे रखा है सर के आर स्क्वायर दे रखा है, ये देखो ये वाला इंटू डी ए। एरिया कैसे निकालेंगे सर, एरिया मैंने आपको बताया होगा, नहीं बताया क्या, ये रहा है ना, इसका एरिया निकालेंगे, नहीं बताया मैंने आपको, इसका एरिया निकालेंगे। जो स्ट्रिप आपने कट करी है ये, तो ये राउंड फिगर जो यहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म में जो कट किया है, तो उसका एरिया कैसे निकालोगे सर, एरिया इसकी, चूंकि सारा मास इसके सर्कमफेरेंस पे है तो 2 पाई आर इसकी सर्कमफेरेंस होगी, क्योंकि इसकी रेडियस का काम करेगा, और इसकी थिकनेस है डी आर, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू डी आर, ये हो गया एरिया। हमेशा याद रखना जब भी सर्कुलर स्ट्रिप इस तरीके के होते हैं एरिया ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 2 पाई आर इंटू डी आर, कूल सर। तो डीएम यहां से आ जाएगा आपके पास 2 पाई के आर क्यूब इंटू डी आर, ठीक है। अगर आप मास निकालना चाहते हो वो भी निकाल सकते हो, ये डी में उठा के यहाँ पे पटकना है हमने, फिर इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड और टोटल मास चाहिए, तो छोटी सी स्ट्रिप का पूरे का मास चाहिए, तो 0 से r तक पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो dm का m बन जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई के बाहर इसकी इंटीग्रेशन बनेगी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये वेरी कर रहा है, स्मॉल r ही तो वेरी कर रहा है, तो इसकी 4/4 बनेगी और लिमिट बनेगी 0 से r, तो स्मॉल m आ जाएगा 2 पाई के, अच्छा 2 से कैंसिल कर दो पहले, तो ये आ जाएगा पाई के बाई 2, और इस पे लिमिट पुट करोगे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो आर की पावर 4, जीरो करोगे तो जीरो रहेगा। तो अगर मास की बात करूं, टोटल मास इतना है, ठीक है, टोटल मास इतना है, समझ गए आप, टोटल मास ये है। अब आपने क्या करना है, इस डीएम की जो वैल्यू आई थी ये वाली जो आई थी, इसको यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो इसको यहाँ पे लेके आओ, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से आर, डीएम की वैल्यू कितनी थी सर, डीएम की वैल्यू थी के आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, ये थी इंटू ये आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। देखो है ना कमाल की बात, इसलिए नीट में नहीं आया, ठीक है, इसलिए मेंस में आईआईटी में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बट फिर भी समझ लो, बढ़िया फंडा है, यूज होगा आपके लिए। कांस्टेंट वैल्यू स्मॉल आर को छोड़ के सब बाहर निकालो, के 2 पाई, तो 2 पाई के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से आर स्क्वायर, और एक आर ये रहा 2 2 2 4 और एक 5, आर की पावर 5 इंटू डी आर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इसका होगा 2 पाई के आर की पावर 6/6, और लिमिट आएगी 0 से आर, ठीक है। तो आई आ गया आपके पास, इसको कैंसिल करो 3, तो पाई के बाई 3, और लिमिट यहाँ पे पुट कर दो कैपिटल आर की पावर 6, ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन चेक करो, यही होना चाहिए, दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट अगर ये इसमें मास नहीं है, इसमें मास नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन उसने मास के टर्म्स में दे रखे, आप चेक करो, तो फिर आपको मास लाना पड़ेगा। कहाँ से सर, देखो ये आया था ना मास, यहाँ पे है पाई के आर की पावर 6, और ये जो मास था टोटल इसका दे रखा था m, कैपिटल M दे रखा है मास डिस्क का, तो यहाँ से पाई के की वैल्यू निकालो, तो पाई के की वैल्यू आएगी यहाँ से, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे ना, 2 इधर जाएगा, तो 2m बाई आर की पावर 4, पाई के की जगह यहाँ पुट कर दो, तो 2m बाई आर की पावर 4, और 3 पहले से है नीचे, इंटू आर की पावर 6, ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो जो आई बचा आपके पास वो बचा 2/3 mr स्क्वायर, क्योंकि 6 और ये 4 कैंसिल, तो 2 पावर बचेगी, एंड दिस इज योर फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन। जब आपकी डेंसिटी जो है वो मास डेंसिटी एरियल, वो मास डेंसिटी वेरिएबल दे रखी है, तो ये है तरीका सॉल्व करने का, ये है तरीका। तो इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, डीएम निकालेंगे, डीएम हम डेंसिटी का यूज करके निकालते हैं, जब भी आएगा इंटीग्रेट करेंगे, वहां से मास आएगा, उसको रिप्लेस करेंगे, जो भी होगा जैसे भी होगा, आप देख सकते हो आपके सामने है सारा कंसेप्ट। सो ये थे आपके ऑसम से सारे क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिए, पूरे चैप्टर को बढ़िया से कंक्लूड कर दिया। फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में होता है तो आप पूछेंगे जरूर, हक बनता है ना, पूछेंगे जरूर, ठीक है दोस्तों। तो मस्त तरीके से उड़ाते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, कोई भी डाउट आता है मैं हूं आपकी हेल्प करने के लिए हर कदम पर, ठीक है। तो आपने मेरे को बताना है, सारी बातें मेरे को शेयर कर लेनी है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप डिस्कस कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।